नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास फिर हाजिर हुआ हूँ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो हमारे ज्योतिष के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली चर्चा है। और दूसरी बात ये कि हमारे सामान्य जीवन में ज्योतिषियों के माध्यम से या पंडितों के माध्यम से या जो व्यक्ति ज्योतिष के संबंध में थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं के लिए ये चर्चा बहुत विशेष मायने रखती है। और मैं इस विषय को लेके भी इसी वजह से आया था कि जब हमारे जीवन में, हमारे परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे का जन्म जिस समय पर होता है उस समय पर किस नक्षत्र में वो बच्चा पैदा हुआ है, ये एक बहुत जिज्ञासा का विषय रहता है। और जब कोई बच्चा गंड मूलों में, अर्थात जो बच्चे अश्वनी, मगा, मूल, आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, यानी कि ये 6 वो नक्षत्र हैं जिनमें कोई भी बच्चा पैदा अगर होता है तो वो कहीं ना कहीं गंडमूल दोष से प्रभावित होने वाला बच्चा कहा जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि गंडमूल दोष या गंडमूल नक्षत्र जो हैं वो क्या होते हैं और इनका हमारे सामान्य जीवन पर क्या प्रभाव या सुप्रभाव देखने को हमारे को मिलता है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ। देखिए, मूल नक्षत्र तो स्वाभाविक सी बात है कि वो काफ़ी व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालने वाला होता है, दुष्प्रभाव के रूप में भी और सुप्रभाव के रूप में भी। ऐसा नहीं है कि इन 6 नक्षत्रों में कोई भी बच्चा या बच्ची पैदा होते हैं तो वो हमेशा ही बुरे होते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, ऐसे बहुत सारे किंवदंतियाँ हैं जिनका समाधान होना आवश्यक है। और ज्योतिष का ये एक मौलिक और प्राथमिक दायित्व बन जाता है कि वो आप लोगों को इस संदर्भ में वो समस्त सूचनाएं उपलब्ध कराएं जिससे कि भ्रांतियां पैदा ना हो सकें, क्योंकि भ्रांतियां ही कहीं ना कहीं ज्योतिष के प्रति नकारात्मक विचारधारा उत्पन्न करती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ज्योतिष का मतलब ही ये होता है कि आपको अंधकार से ज्योति की ओर, यानी कि प्रकाश की ओर ले जाने का प्रयास किया जाता है। और समय समय पर आपको मार्गदर्शन भी हमारे द्वारा या हमारे ज्योतिष विद्या के माध्यम से दिया जाता रहा है। तो इसी घटनाक्रम को जारी रखने के लिए मैंने इस विषय को चुना। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर किसी बच्चे का जन्म अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुआ होता है तो उस बच्चे के ऊपर 16 साल की उम्र तक उसके शारीरिक कष्ट या मानसिक कष्ट या उसकी जो गति या जिस तरीके से उसका विकास होना चाहिए वो काफ़ी अवरुद्ध हो जाता है। दूसरा, ये जो बच्चे मघा नक्षत्र में पैदा होते हैं उनके जीवन पर 8 वर्ष तक विशेष रूप से स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़े से नकारात्मक रहने वाले होते हैं। वहीं दूसरी ओर जो बच्चे मूल नक्षत्र में पैदा होते हैं उनके ऊपर 4 वर्ष तक इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। अब बात करते हैं आश्लेषा नक्षत्र की। तो आश्लेषा नक्षत्र में जो बच्चे पैदा होते हैं उनके ऊपर 2 वर्ष तक काफ़ी आशंकित या भय रहने जैसी स्थितियां रहती हैं, यानी कुछ न कुछ घटना या दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। और ज्येष्ठा नक्षत्र में जो बच्चे पैदा होते हैं उनके ऊपर लगभग 13 महीने तक उनके स्वास्थ्य पर या उनके जीवन पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क बना रहता है। और आखिर में बात करते हैं रेवती नक्षत्र की। रेवती नक्षत्र में जो बच्चे बच्चियां पैदा होते हैं उन पर सामान्यतः 1 वर्ष तक शारीरिक कष्ट देखने को मिलता है। वहीं दूसरी ओर इन 6 नक्षत्रों में से किसी भी एक नक्षत्र में अगर कोई बच्चा पैदा होता है, चाहे वो अश्विनी नक्षत्र है, मघा नक्षत्र है, मूल नक्षत्र है, आश्लेषा नक्षत्र है, ज्येष्ठा नक्षत्र है या रेवती नक्षत्र है, इन 6 नक्षत्रों में पैदा होने वाले बच्चों का प्रभाव माता पिता के ऊपर भी देखने को मिलता है, चाहे वो उनके शारीरिक कष्ट को लेकर हो या उनके आर्थिक विकास को लेकर हो या किसी और अन्य प्रकार की विपदा या समस्या के रूप में हो। तो ऐसी स्थिति में ऐसे नक्षत्रों में जो बच्चे पैदा होते हैं या बच्चियां जो पैदा होती हैं उनकी गंडमूल शांति कराना शास्त्रोक्त विधान है। और सामान्यतः जिस नक्षत्र में बच्चा पैदा होता है 27वें दिन चंद्रमा उसी नक्षत्र में वापस
अपनी परिक्रमा करके उसी स्थान पर आता है। तो 27वें दिन उसकी गंडमूल शांति का शास्त्रोक्त उपाय बताया हुआ है, क्योंकि ऐसा करने से जहाँ एक और हम बच्चे के स्वास्थ्य पर या उसके जीवन को बचाने में काफ़ी सफलता प्राप्त करते हैं, वहीं दूसरी ओर माता पिता पर भी उसका कोई दुष्प्रभाव अगर देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं उससे भी इसकी कमी या क्षतिपूर्ति की जा सकती है। एक विशेष बात ये कि जो बच्चे दिन में पैदा होते हैं और इन 6 नक्षत्रों में से किसी भी नक्षत्र में अगर उनका जन्म होता है तो उसका सीधा सा प्रभाव पिता के ऊपर देखने को मिलता है। वहीं दूसरी ओर अगर बच्चे या बच्ची रात्रि में पैदा होते हैं तो उसका दुष्प्रभाव सामान्यतः उनकी माँओं पर या उनकी माताओं पर देखने को मिलता है। ये एक बहुत विशेष बात चूँकि शास्त्रों में भी लिखी हुई है और मेरे अपने अनुभव में भी देखने में आया है कि दिन में बच्चा जो पैदा हुआ उसका प्रभाव सामान्यतः पिता के ऊपर देखा गया, और वहीं दूसरी ओर रात्रि में अगर कोई बच्चा या बच्ची पैदा हुआ उसका दुष्प्रभाव माता को देखने को मिला। कहने का तात्पर्य ये है कि इस गंडमूल नक्षत्र में जो बच्चे बच्चियां पैदा होते हैं उनकी शांति या उसका शास्त्रोक्त तरीके से उपचार किया जाना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उसका दुष्प्रभाव कहीं न कहीं बच्चे पर या बच्ची पर तो देखने को मिलता ही है, वहीं दूसरी ओर उसके माता पिता को भी कई प्रकार की समस्याओं का सामना करते हुए देखा गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप किसी अपरिहार्य कारणों से 27वें दिन अगर गंडमूल की शांति नहीं करवा पाते हैं तो आप उस बच्चे के जन्म से 6 माह और 12 दिन के अंदर अंदर भी आप इसकी शांति भी करा सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा देखने में भी आता है कि आजकल के जो बच्चे पैदा होते हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेसी तो आ ही जाती है, वहीं दूसरी ओर ऑपरेशन होने की वजह से कई बार माताओं का शारीरिक इम्बैलेंस होना आवश्यक हो जाता है। तो उस स्थिति में कई बार 27वें दिन वो पूजा होना कई बार व्यवहारिक नहीं हो पाती है। तो इसलिए शास्त्रों के अनुसार आप 6 महीने और 12 दिन के अंदर आप इसकी शांति या इसका विधान भी आसानी से करा सकते हैं और इस समस्या से छुटकारा भी प्राप्त कर सकते हैं। एक विशेष बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये कि ये तो मैंने बात करी कि इन नक्षत्रों में पैदा होने वाले बच्चे या बच्चियों की वजह से क्या क्या प्रभाव या दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं, लेकिन इन्हीं नक्षत्रों में पैदा होने वाले बच्चे बहुत भाग्यशाली भी होते हैं और कई बार पिता या माता के लिए काफ़ी भाग्य उन्नति का कारक माने जाते हैं। अब कौन सी स्थिति में वो भाग्य उदय करने वाले होते हैं खुद के लिए भी और माता पिता के लिए, वो मैं आपको एक थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ। देखिए, अश्विनी नक्षत्र या किसी भी नक्षत्र में कोई बच्चा पैदा होता है तो हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और उन 4 चरणों के अनुसार उनके नामाक्षर भी हमारे ज्योतिष में बताए गए हैं। तो अश्विनी नक्षत्र के अंदर अगर कोई बच्चा पैदा होता है और विशेष रूप से अगर वो पहले चरण में पैदा होता है तो वो पिता को भयभीत करने वाला होता है या पिता के लिए नुकसानदायक होता है। वहीं दूसरी ओर अश्विनी नक्षत्र का जो दूसरा चरण है वो व्यक्ति को सुखी बनाता है, चाहे वो स्वयं को या माता पिता को। और अगर अश्विनी नक्षत्र का तीसरे चरण में पैदा होने वाला बच्चा है तो ये निश्चित मान के चलिए कि वो उच्च भविष्य में उच्च पद की प्राप्ति निश्चित रूप से करेगा। और अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो ये मान के चलिए कि वो कहीं ना कहीं उच्च अधिकारी बनता है या एमएलए, एमपी या किसी न किसी आईएएस या आरएएस या उच्च पद पर आसीन होने वाला व्यक्ति बनता है। बात करते हैं आश्लेषा नक्षत्र में पैदा होने वाले बच्चों की। तो आश्लेषा नक्षत्र के पहले चरण में अगर बच्चा पैदा होता है तो घर में सुख शांति आती है, घर में एक सुख समृद्धि की भी वृद्धि होती है। अगर आश्लेषा नक्षत्र के दूसरे चरण में अगर बच्चे ने जन्म लिया है तो ये मान के चलिए कि घर में धननाश अवश्य रूप से देखने को मिलेगा। वहीं आश्लेषा नक्षत्र का जो तीसरा चरण है वो माता को कष्टकारक है, यानी माता के शारीरिक कष्ट के लिए वो बच्चा जिम्मेदार होगा। और अगर आश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में बच्चा पैदा हुआ है तो वो पिता के लिए नुकसानदायक होता है। अब बात करते हैं मघा नक्षत्र की। तो मघा नक्षत्र के पहले चरण में अगर बच्चा पैदा होता है तो माता के लिए कष्टकारक है, और अगर दूसरे चरण में पैदा हुआ है तो पिता के लिए कष्टकारक होता है, और अगर वो तीसरे चरण में बच्चा पैदा हुआ है तो घर में सुख समृद्धि आती है और काफ़ी भाग्य में वृद्धि होती है। और मघा नक्षत्र के अगर चौथे चरण में बच्चा पैदा हुआ है
तो वो काफ़ी धनी या धनवान व्यक्ति बनता है आगे चलकर। बात करते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र की। तो ज्येष्ठा नक्षत्र में अगर कोई भी बच्चा या बच्ची पैदा होते हैं तो उसके पहले चरण में पैदा होने वाले बच्चे के ऊपर बड़े भाई के लिए वो कष्टकारक होता है, और अगर दूसरे चरण में हुआ है तो छोटे वाले भाई के लिए खतरनाक रहता है या उसके लिए नुकसानदायक होता है। और अगर ज्येष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में बच्चा पैदा हुआ है तो वो माता के लिए विशेष रूप से कष्टकारी होता है, विशेष रूप से उसके स्वास्थ्य के लिए या उसके और अन्य प्रकार की समस्याओं के लिए। और अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में बच्चा पैदा होता है और वो भी चौथे चरण में पैदा होता है तो वो स्वयं के लिए खतरा होता है, अर्थात ऐसा बच्चा सामान्यतः 8 वर्ष तक किसी न किसी शारीरिक व्याधि से त्रस्त पाया जाएगा। बात करते हैं मूल नक्षत्र की। देखिए, मूल नक्षत्र के पहले चरण में अगर कोई बच्चा या बच्ची पैदा होते हैं तो वो पिता के लिए नुकसानदायक होता है, और अगर वो दूसरे चरण में पैदा हुआ है तो माता के लिए काफ़ी कष्टकारी होता है, माता के लिए नुकसानदायक होता है। और अगर मूल नक्षत्र के वो तीसरे चरण में पैदा हुआ है तो घर में धन नाश जैसी स्थितियाँ, धनहीन होने जैसी स्थितियाँ भी देखी गई हैं। और मूल नक्षत्र के चौथे चरण में अगर बच्चा पैदा होता है तो निश्चित मान के चलिए कि घर में सुख शांति में वृद्धि होती है और भाग्य में भी वृद्धि होती है। और आखिर में बात करते हैं रेवती नक्षत्र की। तो रेवती नक्षत्र के पहले चरण में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो काफ़ी उच्च पद पर देखा गया है। सामान्यतः ऐसे व्यक्ति खेल के क्षेत्र में, फिल्म उद्योग के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में काफ़ी उच्च पद पर देखे गए हैं। रेवती नक्षत्र के अगर दूसरे चरण में कोई बच्चा पैदा होता है वो काफ़ी यशवान होता है, धनवान होता है और विश्व विख्यात व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। और रेवती नक्षत्र के अगर तीसरे चरण में कोई बच्चा पैदा होता है तो वो काफ़ी सुखी होता है, यानी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और विशेष रूप से वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक कुल दीपक के रूप में परिवार में काफ़ी सुख समृद्धि प्रदान करता है। और आखिर में रेवती नक्षत्र के चौथे चरण में जो बच्चा पैदा होता है वो स्वयं के लिए भी कष्टकारक होता है और अपने माता पिता के शारीरिक कष्ट के लिए भी काफ़ी कष्टकारक माना जाता है। तो मैंने आज इस वीडियो में आपको बताया कि गंडमूल नक्षत्र क्या होते हैं, उनके क्या तो दुष्प्रभाव पड़ते हैं और क्या सुप्रभाव पड़ते हैं। और गंडमूल नक्षत्र जो हैं वो 6 नक्षत्र हैं, और वो हैं अश्विनी, मघा, मूल, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। और इनके विभिन्न चरणों में पैदा होने वाले बच्चों के चरणों के अंतर्गत क्या क्या प्रभाव स्वयं पर आते हैं, क्या क्या प्रभाव माता पिता के ऊपर आते हैं और क्या प्रभाव परिवार के ऊपर आते हैं, वो मैंने विस्तृत चर्चा करी। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इसमें मैंने जो सूचनाएँ और जो भी जानकारियाँ आपको उपलब्ध कराई हैं, आप निश्चित मान के चलिए कि ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्लस मेरे अपने अनुभव के अनुसार बिल्कुल सटीक जानकारियां मैंने आपको उपलब्ध कराई हैं, और ये मेरे अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर आपके सामने प्रस्तुत की गई हैं। धन्यवाद, नमस्कार।